आधार, सुरवाई सेवा माजलाता सगावेन, सुरवाई सेवा माजलाता मुठवालिंगो, सुरवाई सेवा माजलाता फळापेन, सुरवाई सेवा माजलाता परसापेन, सुरवाई सेवा सुक्तितांग सेवा मिक दंडोस तल्ला कोटची सेवा किया तरोम मावा फळा सेवा निकुनवी, फळा सेवा निकुनवी, फळा सेवा निकुनवी। यहाँ पे उपस्थित सभी मंच पर सभी उपस्थित मातृशक्ति और पितृशक्तियों को सेवा जोहार करता हूँ। यहाँ आगे उपस्थित सभी मान्यवरों को, सभी मातृशक्तियों को, पितृशक्तियों को और युवा शक्तियों को भी सेवा जोहार करता हूँ। और सबसे पहले तो सभी लोगों को बिरसा मुंडा जयंती की शुभकामनाएं देते हुए, जो मैं बोलने के लिए, अभी क्या है आप लोग काफी समय से बैठे हैं और समय भी कम है, बोलने के लिए मेरे पास बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन होता ऐसा है कि कई बार समय की कमी से वो सारी बातें नहीं बोल पाते। तो जो बातों पर प्रकाश डालने की जरूरत है उन्हीं विषयों पर मैं बात करूंगा। और मुझे कहीं और जाना है, इसलिए मैं 10 मिनट में ही अपनी बातों को खत्म करूंगा। भाइयों और बहनों, हम लोग ये जो बिरसा मुंडा जयंती जैसे कार्यक्रम करते हैं, बहुत सारे वक्ताओं ने थोड़ी देर पहले बिरसा मुंडा जी के जीवन पर भी प्रकाश डाला और भी बहुत सारी बातों पर बात करते हुए उन्होंने बाबा साहब जी ने जो संदेश लोगों तक पहुंचाया था उस विषयों पर भी चर्चा की। मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहता हूं, वो ये है, वो बिरसा मुंडा जिनकी आज हम लोग जयंती यहां पर मना रहे हैं, वो बिरसा मुंडा इस समाज को किस जगह पर देखना चाहते होंगे। बिरसा मुंडा अगर कहीं से हम सब लोगों को, इस देश के सारे ट्राइबल्स को अगर देख रहे होंगे तो क्या वो ये जयंती या पुण्यतिथि के कार्यक्रमों से खुश होंगे? सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और इसका जवाब आप लोगों के पास ही है, क्योंकि हमारी जो संस्कृति, हमारे अधिकारों के बारे में जब हम लोग चर्चा करते हैं, हम लोग उन सब के बारे में बात करते हैं, तो हम लोग कई बार हम लोग कुछ गलतियां करते हैं हमारी संस्कृति को समझने में। कार्यक्रम किया, लेकिन क्या उस कार्यक्रम का फल जिस तरीके से निकलना चाहिए, रिजल्ट जिस तरीके से निकलना चाहिए उस तरीके से निकलता है? इस पर हम लोगों का फोकस होना चाहिए। मेरे पहले के वक्ता, हमारे मार्गदर्शक दिनेश जी शेराम, इन्होंने एक बात बोली थी कि इस कार्यक्रम को हम लोग शुरुआत से देख रहे हैं। हाँ, हम लोग इस कार्यक्रम को शुरुआत से देख रहे हैं। जब ये कार्यक्रम छोटा सा था, ये कार्यक्रम तारसा रोड पे हुआ था और मुझे याद है 2015 में जब मैं एमएससी फर्स्ट ईयर में था, उस समय में मैंने पहली बार ये कार्यक्रम अटेंड किया था और पहली बार मुझे मंच साझा करने का, मतलब जो शुरुआती दौर था कि मैं अपने वक्तव्यों को लोगों के सामने रखता था, तो पहली बार, शायद दूसरी तीसरी बार होगा, लेकिन अब मेरे क्षेत्र में पहली बार हुआ था कि मैं अपने लोगों के सामने अपनी बातों को बोलने के लिए, मुझे कनान वासियों ने और कनान में राखी परते दीदी वगैरह जो है, इन सब लोगों ने वो मौका मुझे दिया था बोलने का। तब से लेकर आज तक मैं कई जगहों पर मंच को साझा कर चुका हूं। पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की कई सारी जगहों पर मैंने अपनी बातों को रखने की कोशिश की और मेरा ज्यादातर फोकस होता है संस्कृति पे। भाई क्यों संस्कृति पे बात करता हूं मैं? और मैं अभी जब बात बोल रहा हूं कि हम लोग बिरसा मुंडा जयंती मना रहे हैं, उस युवक की बात कर रहे हैं जिस युवक ने अपना जीवन अपनी उम्र के 25वें साल में इस समाज के लिए, इस देश के लिए बलिदान कर दिया। उस युवक की बात कर रहे हैं। मेरी उम्र 34 साल है आज। यहाँ पे कई सारे लोग होंगे, कई सारे बुजुर्ग हैं। हम लोग उन लोगों के बारे में बात नहीं कर रहे, हम लोग एक 25 साल के युवा के बारे में बात कर रहे हैं भाइयों। 25 साल के उस युवा के बारे में जिसने 25वें साल में अपना जीवन बलिदान कर दिया। तो क्यों उसके बारे में बात कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? क्या चाहता होगा वो इस समाज से? क्रिश्चियन मिशनरी की स्कूल में पढ़ा हुआ वो युवा जो
समाज में क्रांति लाने के लिए टाई और कोट पहनकर भी समाज में क्रांति ला सकता था। समझो, बात को समझो। हाँ, टाई और कोट पहनकर भी, पैंट शर्ट पहनकर भी वो समाज में क्रांति ला सकता था, लेकिन उसने इस देश में, इस समाज में क्रांति लाने के लिए जो पहनावा चुना, वो पहनावा एक घुटने के ऊपर तक कर धोती और सिर पे एक पगड़ी, एक पटका जिसको हम लोग बोलते हैं, उस वेश को, उस परिधान को उसने स्वीकारा। क्यों? क्या कारण होगा? पहले हम लोगों को यह समझना पड़ेगा भाई। क्या होता है ना कि मैं, जैसे मैंने बताया कि मैंने बहुत सारे कार्यक्रमों में मैं बात बोलता हूं, अपनी बातों को रखता हूं। मुझे उन सब कार्यक्रमों में एक चीज ज्यादातर कॉमन दिखती है, जो यहां पे भी कॉमनली दिखी। हमारे लोग जब यहां पे कोई व्यक्ति आकर चर्चा करने की या फिर अपनी बात को रखने की कोशिश करता है, तो हमारे लोग इधर उधर बिखर जाते हैं। कोई पांथेले में होगा, कोई इधर होगा, कोई उधर होगा। और जब सांस्कृतिक नृत्य, नाच गाना, उसका आवाज सुना कि ये भागते हुए आएंगे और वो कार्यक्रम देखेंगे। हाँ, जरूरत है, नृत्य की जरूरत है, सांस्कृतिक कार्यक्रम की जरूरत है, क्योंकि उसके माध्यम से हम लोग संस्कृति और अपनी भाषा को जीवित रखकर किसी तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भाइयों, एक और चीज समझो, एक और चीज समझो, जो लोग यहां पर आकर कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये चाहते कि समाज में क्रांति आए। जो क्रांति बिरसा मुंडा ने 1875 में उनका जन्म हुआ था, 1900 में उनका मृत्यु हुआ था, और वो 25 साल उनके जीवन के, जिसमें से शुरुआत के जो 10 साल है उन्होंने अपने बाल्यकाल में बिताए, फिर बचे हुए जो 5-10 साल होंगे, उन 5-10 सालों में उन्होंने वो क्रांति की मशाल जो है वो जलाई। और वो क्रांति की मशाल जो बुझ रही है, मैं ये बात बोल रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, वो मशाल जो क्रांतिवीर बिरसा मुंडा ने जलाई थी, वो जल रही है, लेकिन उसकी जो पावर है ना, वो कम हो गई है। दिया बुझने के पहले जैसे फड़फड़ता है ना, वैसे ही फड़फड़ रहा है। क्यों? उसका कारण है कि उस मशाल को जलाए रखने के लिए जिस विचारधारा की जरूरत है, उस मशाल को जलाए रखने के लिए, हवा से बचाने के लिए जिन हाथों का वहां पर शामिल होना चाहिए, वो हाथ कहीं और चले गए। वो हाथ किसी और की पालखी हो रहे हैं, वो हाथ किसी और की मशाल जला रहे गए। उन हाथों को वापस लाना पड़ेगा, और इसके लिए ऐसे कार्यक्रमों की जरूरत है मेरे भाइयों। क्योंकि किसी ने बोला था, मैं हर बार बोलता हूं और आज भी बोलूंगा, कि जो आए अगर उसूलों पे आज, तो टकराना जरूरी है। जो आए अगर उसूलों पे आज, तो टकराना जरूरी है, और हो अगर जिंदा, तो जिंदा नजर आना जरूरी है। और जिंदा नजर आने के लिए तुमको कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति को, अपनी भाषा को, अपनी रीति रिवाजों को, अपनी परंपराओं को संजो के रखने की जरूरत है। पर कैसे संजोएंगे? कैसे? हम लोग एक अलग ही दिशा में काम कर रहे हैं, हम लोग किसी अलग ही दिशा में दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। हमारी संस्कृति का वो भाग जिसके लिए बिरसा मुंडा, मैं आपको बताना चाहूंगा, बिरसा मुंडा से इसलिए कनेक्ट कर रहा हूं क्योंकि भाइयों समझो, मैंने क्या बोला शुरुआत में, क्रांति तो कोट पैंट पहन के भी आ सकती थी, कोट पैंट पहन के भी आ सकती थी क्रांति। पर वो क्रांति क्यों, वो क्रांतिवीर ने क्यों ये चुना कि मैं धोती पहनूंगा घुटने के ऊपर और पगड़ी बांधूंगा, पटका बांधूंगा? क्यों? क्योंकि वो अपनी संस्कृति को बचाने के लिए लड़ रहे थे, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए लड़ रहे थे। लेकिन बात यह है कि आज वो जल जंगल जमीन की लड़ाई भी है, बिल्कुल, लेकिन जल जंगल और जमीन जिन चीजों से जुड़ा हुआ है, वो चीज ही संस्कृति है। क्योंकि मैं बड़ी जिम्मेदारी से यह बात आपको बताना चाहता हूं कि जल जंगल और जमीन संस्कृति से कैसा जुड़ा हुआ है। तो भाई समझो,
संविधान की कलम 342 में जो बताया गया है, आपके आरक्षण का जो बेस है, इसमें पहला ही शब्द है कल्चरल आइसोलेशन। पहला ही शब्द है कल्चरल आइसोलेशन, सांस्कृतिक विशिष्टता। क्या है सांस्कृतिक विशिष्टता? तो वो सांस्कृतिक विशिष्टता ये है कि मैं मुकेश पेंदाम 6 देव वाला है और ये प्रकृति के 3 चीजों की रक्षा करने के लिए इसको इसकी संस्कृति ने बताया है, ये प्रकृति पूजक है, जो कि दूसरे कोई नहीं है। वो ट्राइबल जो इस संपूर्ण दुनिया में प्रकृति को पूजने और प्रकृति को बचाए रखने के लिए काम करते गए, प्रकृति को बचाए रखना उनकी संस्कृति है। वो ट्राइबल जिनकी संस्कृति उनकी जल, जंगल और जमीन से जुड़ी हुई है। जल, जंगल और जमीन। मुझे कभी कभी हंसी आती है एक चीज पर, और वो ये है कि हमारे समाज में बहुत सारे लोग जो पढ़ लिख कर अच्छे अच्छे पोस्ट पे बैठे, पढ़ लिख कर बड़े बड़े पोस्ट पर बैठे हुए हैं, इन लोगों को दादा सिर्फ और सिर्फ रिटायरमेंट के बाद समझ याद आता है। इन लोगों को सिर्फ रिटायरमेंट के बाद समझ याद आता है। जब तक वो नौकरी कर रहे होते तब तक समझ याद नहीं आता। क्यों? भाई सर्टिफिकेट लगाया था ना जब नौकरी पे लगा था, हाँ? उसके बाद में अभी कैसा इलेक्शन का माहौल है, मैं किसी पार्टी की तरफ से बात नहीं कर रहा हूं, ये समझ लेना। मैं सिंपली क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, समझो। सर्टिफिकेट लगाया था, जिसने सर्टिफिकेट नहीं लगाया वो नौकरी से हाथ धोएगा, ठीक है? क्योंकि आप एसटी अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के ऊपर उस नौकरी पे लगे हुए हो, ठीक है? अब भाई एक वैलिडिटी नाम की एक चीज है जिसको जात वैधता प्रमाण पत्र बोलते हैं। जो लोग नौकरी पे होंगे उनको भी मालूम है, जो पढ़ाई कर रहे होंगे उनको भी मालूम है, और जो इलेक्शन लड़ रहे हैं या लड़े होंगे उनको भी मालूम है ये वैलिडिटी क्या है। तो क्या हुआ ना, कुछ सालों पहले महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक आदेश निकाला था कि जिन जिन लोगों के पास में जो लोग आरक्षण पे नौकरी पे लगे हुए, उन सब लोगों को अपने अपने जाति प्रमाण पत्र और उसके वैधता प्रमाण पत्र, ये दोनों चीजों को जोड़ना है, ठीक है? कुछ लोगों ने जोड़ा, कुछ लोगों ने नहीं जोड़ा। जिन्होंने जोड़ा उनका ठीक है, वो तो लगे हैं, पर जिन्होंने नहीं जोड़ा उनका क्या हुआ? क्या होना चाहिए था उनके साथ? क्या होना चाहिए था? क्या होना चाहिए था? निकाल देना चाहिए था, बराबर निकाल देना चाहिए था ना। क्यों? क्योंकि वो अपने आदिवासी होने का, अपने जनजाति समुदाय से होने का कोई प्रमाण पत्र, कोई प्रमाण नहीं दिखा पाए। लेकिन बावजूद इसके सरकार ने क्या किया? फिर से मैं बोलूंगा, मैं किसी पार्टी से बात नहीं कर रहा हूं भैया, फैक्ट पे बात कर रहा हूं, फैक्ट पे ही बात करता हूं। एडवोकेट हूं, बिल्कुल नस पकड़ूंगा ना तो सीधा वही नस पकड़ूंगा जहां दब रही है, जहां दर्द है, ठीक है? हाँ, तो निकाल देना चाहिए था। जिन्होंने वैलिडिटी जमा नहीं की, गवर्नमेंट ने क्या किया? उसको गोद ले लिया, उन लोगों को गोद ले लिया। कैसे? एक अधिसंख्य के नाम की चीज डाल दी, ठीक है? अधिसंख्य नाम की चीज डाल दी और बोला कि इनको तब तक नहीं निकालेंगे, कभी तो भी देखेंगे। एक्सेस हो गए थे, ठीक है? वो एक्सेस वालों को अभी फिर से एक आदेश निकला है, जीआर नहीं है वो आदेश है, वो आदेश निकला है। वो आदेश में बोला गया है कि इनको नौकरी वाली जितनी सुविधा है वो सुविधाएं वापस से दी जाए। भाई कोई टेंशन नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, उन लोगों को तुम कुछ भी दो, पर मुझे एक बात बताओ, वो जगह किसकी थी? वो जगह ओरिजिनल ट्राइबल की थी क्या? किसकी थी? तुम्हारी। तुम्हारे घर में कोई ग्रेजुएट होगा ना, उसकी। तुम्हारे घर में कोई 12वीं पास होगा जो नौकरी के लिए लड़ रहा होगा, जो नौकरी के लिए पढ़ाई कर रहा होगा, जो नौकरी के लिए भर्ती के लिए तैयारी कर रहा होगा, उसकी थी। वो व्यक्ति की थी जो ग्रेजुएट है, घर में आके फोड़ रहा है, दिवाली में घर नहीं जा पा रहा है, दिवाली में नाइट पैंट पहन के, टी शर्ट पहन के पढ़ाई कर रहा है। क्यों? क्योंकि भविष्य में कभी तो भी अच्छे वाले कपड़े पहनने, अच्छे वाले कपड़े खरीदने, माँ बाप के लिए खरीदने, उसकी तैयारी कर रहा था, अपने अच्छे भविष्य की तैयारी कर रहा था। उसकी नौकरी थी वो। कितनी नौकरियां हैं? 1, 2, 10, 20, 100, 200,
1000 2000 भाई, लाख 1.5 लाख, कितनी? लाख 1.5 लाख। सोचो, यह मुद्दा किसने उठाया संसद में? यह मुद्दा किसने उठाया? नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया? कुछ ने उठाया था, कुछ ने यह मुद्दा उठाया था। एक व्यक्ति था जो उस समय में विरोध में था, सरकार में नहीं था, समझे दादा? तब वो सरकार में नहीं था, वो विरोध में था। अब विरोध में था तो ये मूंछों को ताव देते हुए वो बंदा बात करता था। अरे वाह, क्या बात करता था, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, सरकार ऐसी, सरकार वैसी, सरकार की ऐसी की तैसी। बहुत बोला, बहुत बोला, बहुत बोला। लेकिन जैसे जैसे सरकार पलटी, सरकार पलटने के बाद में जैसे वो अपोजिशन से, विरोध से सरकार में आया, सत्ता में आया, वो बंदा ही गायब हो गया भाई। वो बंदा ही गायब हो गया जो चिल्ला रहा था हमारे लिए। तो होता यह है, हमारे समाज के वो प्रतिनिधि जिनको हम लोग भेजते हैं सदन में, हमारी बातों को, हमारी आवाज, मतलब हमारी मांगों को अपनी आवाज देकर वहां पर उठाने के लिए क्या करते हैं वो लोग? वो लोग क्या करते हैं? खोके ले लेते हैं या कुछ और कर लेते हैं, ठीक है ना? और इससे होता यह है कि हमारी आवाज सही तरीके से पहुंच नहीं पाती। हम लोग लड़ते हैं, लड़ रहे थे और लड़ते रहेंगे शायद, क्योंकि हम लोग सही जनप्रतिनिधि आज तक नहीं चुन पाए। तो भाइयों और माताओं, बस एक चीज याद रखिए, क्योंकि मैंने बोला चुनाव का माहौल है। जिसको भी चुनने वाले हो, मैं नहीं बोलूंगा इसको चुनो, उसको चुनो, उसको चुनो, जिसको भी चुनने वाले हो उस व्यक्ति को यह पूछो कि मेरे समाज में कुछ बोगस घुस रहे हैं, बोगस, ठीक है? जो मैंने बताया ना 1.5 लाख नौकरियां, वो उसका सवाल पूछना पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे हैं अन्य समाज के जो चाहते हैं एसटी का आरक्षण लेना, एसटी का आरक्षण लेना चाहते हैं। जो देखो वो मुंह उठाया कि एसटी का आरक्षण लेना चाहता है। ऐसे लोगों के खिलाफ भी आवाज उठाने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वोट बैंक का नुकसान हो जाएगा। तो भाइयों समझो, इन बातों को समझो, इन बातों को समझकर, सोचकर आने वाली 20 तारीख को जो भी बटन दबाना है दबाओ, लेकिन दबाते समय में सोच समझकर दबाओ। जिसकी बटन दबाने वाले उसको पूछो कि भाई मेरा क्या, मेरा क्या मतलब, ऐसा नहीं मेरा क्या मतलब, मेरे आने वाली पीढ़ी का क्या, मेरे भविष्य का क्या? क्योंकि तेरा भविष्य तो हम अभी सिक्योर करके जा रहे हैं। तू बेरोजगार है, तुझे रोजगार बना के जा रहे हैं, रोजगार देके जा रहे हैं, पर मेरे घर में जो बेरोजगार बैठा है उसको रोजगार कौन देगा? बराबर ना? अरे बराबर क्या? चलो एक बार नारा लगाते हैं। भस्सम, आवाज भस्सम, आवाज जोर ऐसा आना चाहिए, आवाज कि बाजू में जितने ऑफिस होंगे ना पार्टियों के, उन पार्टियों तक आवाज जाना चाहिए, उन ऑफिसर्स तक आवाज जाना चाहिए। उनको समझने आना चाहिए कि आदिवासी समाज, कनान का आदिवासी समाज एक जगह पे इकट्ठा होकर मंथन कर रहा है किसको लाया जाए करके। समझ में आ रहा है ना? चलो लगाए नारा एक बार फिर से। ठीक है, लग रहा है अभी, ठीक है, ज्यादा नहीं बोलता हूं। ऑलरेडी मैं बोल चुका कि मेरे पास में समय भी कम है और आप लोगों के पास में भी समय कम है, क्योंकि भूख लग रही होगी, खाना खाना होगा, डांस देखना होगा, ठीक है? बस आखिरी में जो कविता मैंने लिखी है, मैं बहुत सारी जगहों पे वो कविता को बोलता हूं, यहाँ पे भी वो कविता बोलना चाहता हूं, क्योंकि बहुत दिन के बाद मैं यहाँ आया हूं, तब तक के मैंने वो कविता लिखी नहीं थी, ठीक है? तो कविता है, हमारे देश के लिए और गोंडवाना के लिए जिन लोगों ने शहादत दी, उन सबके लिए यह कविता समर्पित है। और कविता है, उस दिन जो किया था तुम्हें दोहरा न पाया आज तक कोई, उस दिन जो किया था तुमने दोहरा न पाया आज तक कोई, तेरी वीर गति को सुनकर, तेरी वीर गति को सुनकर गोंडवाना की जनता रोई, तेरी वीर गति को सुनकर गोंडवाना की जनता रोई, तेरी वीरता का बखान पल पल ये इतिहास करेगा,
तेरी वीरता का बखान पल पल ये इतिहास करेगा, जब जब होगा वीरों का स्मरण, जब जब होगा वीरों का स्मरण, तुमको भी वो याद करेगा। जब जब होगा वीरों का स्मरण, तुमको भी वो याद करेगा। शब्दों में भी ना वर्णित हो, शब्दों में भी ना वर्णित हो, ऐसी तेरी वीर गाथा है। शब्दों में भी ना वर्णित हो, ऐसी तेरी वीर गाथा है। और तेरी उस वीरता के आगे, तेरी उस वीरता के आगे यह सोडूम शीश झुकाता है, यह सोडूम शीश झुकाता है, यह सोडूम शीश झुकाता है। सुरुवाई सेवा, सुरुवाई बड़ा बेनता सेवा सेवा, जय सेवा, जय गुरुवारा।